You are ready with your book? Okay. Your camera must be on. कैमरा ऑन होना चाहिए बाबू. ओके ताकि स्क्रीन ब्लैंक ना दिखे. आई हैव स्टार्टेड योर रिकॉर्डिंग. नाउ अनन्या स्टार्ट रीडिंग. वन पैरा पढ़ना है बाबू. हम्म. ये हम लोग कर चुके थे. ये तो हम लोग कर चुके थे अनन्या. ये हम लोग कर चुके थे बाबू. डायरेक्टिव डायरेक्टिव. हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कर चुके थे. उसके आगे क्या था? इंडियन डेमोक्रेसी. ओके ठीक है. तो हम लोग को टॉपिक कौन सा करना है अभी? इंडियन डेमोक्रेसी. वहां से पढ़ना शुरू करो. Okay, okay. So, as we had read previously in this chapter, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का होना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है. ठीक है. डाइवर्सिटी है. अलग बहुत सारा हमारा अलग अलग एरिया है जिसमें हम बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है. हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारा रीजन, हमारा ज्योग्राफी, है ना, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, ठीक है, हमारा रिलीजन, हमारा बिलीफ, सारा कुछ इतना डिफरेंट है कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होते जहाँ पे हर एक की बात सुनी जाती है, हर एक के व्यू को ध्यान दिया जाता है एंड दूसरे के व्यू को रिस्पेक्ट किया जाता है, अगर वो नहीं होता तो हमारे यहाँ यूनाइटेड फॉर्म में हो पाना बहुत मुश्किल होता. चैप्टर 15 का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है G&E सेक्शन में. आज हम लोग वो काम कर रहे हैं बाबू. अनन्या पेज नंबर बताओ. ओके 176 इंडियन डेमोक्रेसी हम लोग देख रहे हैं. ठीक है. तो हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इसलिए डेमोक्रेसी ऑप्ट करना हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे कंट्री के यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ठीक है. ओके नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी. कैमरा ऑन जिसका है उसको हम चांस देंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग में स्क्रीन ब्लैंक जाएगी अदरवाइज. सो इफ यू वांट टू गेट चांस, योर कैमरा मस्ट बी ऑन. अभिषेक कुमार. अभिषेक कुमार अनम्यूट. अनम्यूट. ओके अभिषेक आगे पढ़ो. हम्म. हम्म. इंदिरा गांधी. हम्म.
Okay, wait. You need to underline this. Fronts are formed before the election. ये अंडरलाइन करना है. फॉर फाइटिंग इन इलेक्शन कंबाइनली, है ना. और इसके बाद जस्ट बाद क्या है, कोलिजन है. आगे पढ़ो. ओके, वेट, जस्ट वेट. कोलिजन पार्टीज आर फॉर्म्ड आफ्टर द इलेक्शन टू फॉर्म गवर्नमेंट. अंडरलाइन कर दो. ठीक है. कोलिजन में एंड फ्रंट में यही डिफरेंस है. फ्रंट में भी दो पार्टी साथ में कंबाइन हो रही है, लेकिन ये बिफोर इलेक्शन हो रहा है ताकि इलेक्शन में वोट डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, बटे नहीं, और वो जीत सके, ज्यादा सीट उनको मिल सके. तो वो इलेक्शन के पहले जब वो आपस में मिलके लड़ रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? नहीं, फ्रंट बोल रहे हैं. फ्रंट बोल रहे हैं. और जब इलेक्शन के बाद दोनों पार्टी जीत चुकी है, जो भी सीट आया उनका, दो अलग अलग पार्टी, वो मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जब एक साथ आती है, उसको हम लोग कोलिजन बोलते हैं. इज इट क्लियर? हमारे डेमोक्रेसी में हमारा 1947 के बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था. उसके बाद से जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो डेमोक्रेसी में यहाँ की गवर्नमेंट को यहाँ की पब्लिक चुन रही है वोट देके. तो अभी तक हमारे पूरे हिस्ट्री में, हमारे डेमोक्रेसी में सिर्फ 2 साल ऐसा रहा है, 1975 से लेके 1977 तक का, जब इमरजेंसी इम्पोज की गई थी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के थ्रू. ठीक है. तो सिर्फ वो 2 साल का पीरियड ऐसा था जब हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं थी, बल्कि इमरजेंसी में वो डिक्टेटरशिप हो गई थी, है ना. डिक्टेटरशिप हो गई थी, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी. अदरवाइज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हम लोग फॉलो करते हैं, और उसमें रीजनल पार्टीज जो है उनका भी, और 1977 के बाद से रीजनल पार्टीज जो है उनको भी इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गया है. इसके वजह से कहा जाता है कि अब एक्चुअल डेमोक्रेसी लागू हो रही है, क्योंकि रीजनल छोटे छोटे जो एरिया है, रीजन सब है, क्षेत्र जो है, उनकी भी बातों को सुना जा रहा है. क्योंकि वो कोलिजन गवर्नमेंट जब फॉर्म करते हैं, तो वो आपस में किसी अग्रीमेंट पे होंगे, तभी वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएंगे. यानी वो अपने एरिया के डेवलपमेंट को या अपने एरिया के लोगों की डिमांड को वो आगे रख पाते हैं. इसलिए एक्चुअल डेमोक्रेसी इसको कह रहे हैं कि अब हम लोग को देखने को मिलती है. क्लियर है? सो नाउ कोलिजन एंड फ्रंट, इस दोनों का डिफरेंस ध्यान होना चाहिए. ओके, अभिषेक, इज योर पैराग्राफ ओवर? ओके, ठीक है. तो अब दूसरे को चांस देंगे. अथर्व, स्टार्ट रीडिंग नाउ. अथर्व, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, अथर्व की आवाज नहीं आ रही है. अथर्व. ओके, आई एम नॉट गेटिंग हिज वॉइस. ठीक है, किसी और को देते हैं. यशवी, अनम्यूट. ओके बाबू, स्टार्ट रीडिंग. ओके, वेट. रिस्पॉन्सिव टू द पीपल, ये अंडरलाइन करो. ये दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. फिर से इस लाइन को पढ़ो बाबू. ओके, ये दोनों अंडरलाइन करो. अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स, दोनों को अंडरलाइन करो. एज मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है जो कि अकाउंटेबल हो रही है लोगों के लिए, और उनकी नीड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है ज्यादा. ओके, आगे.
ओके, अंडरलाइन, अंडरलाइन करो, टू लेवल पार्टी, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ओके, ओके, तो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करो, नेशनल पार्टी कौन सी है एंड रीजनल या स्टेट पार्टी कौन सी है, दोनों को अंडरलाइन कर दो, एग्जाम्पल्स को। हम्म, 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 ओके, ओके, ठीक है। ओके यशवी, बस रुक जाओ, बस यशवी रुक जाओ, पैरा पूरा हो गया ना। ओके, नाउ ब्रैकेट में डू यू नो में रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ना। शालीन अनम्यूट, शालीन। ओके, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग। हाँ, अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन दिस, 6% ऑफ द टोटल वोट, जिस पार्टी को टोटल वोट का 6% कम से कम मिल जाए वो, और उसके आगे पढ़ो। हम्म, ओके, वेरी नाइस। स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी ऑब्वियस स्टेट में होगी, राज्य में होगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर होता है, हम लोग को मालूम है स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो कोई भी पार्टी उसको रीजनल पार्टी तब बोलेंगे जब दो कंडीशन पूरी होती है। पहला तो वो टोटल जितना वोट दिया गया है उसका कम से कम 6% वोट मिल गया हो, प्लस जो स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें कम से कम 2 सीट पे उसको जीत मिल जाए। ये कंडीशन जब होगी तो उस पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टी या स्टेट लेवल पार्टी। क्लियर है? ओके, अब आगे पढ़ो। बाबू एक मिनट, जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है खुद को म्यूट कर लो। ओके, हम्म, हम्म, ओके, वेरी नाइस। तो अब नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी का हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में 6% वोट चाहिए टोटल वोट का, नेशनल पार्टी को भी चाहिए और रीजनल पार्टी को भी चाहिए। सिर्फ अंतर यहाँ पे यहाँ है कि नेशनल पार्टी जो कि 4 स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर में कम से कम उसको चार चार सीट मिल जाए, या लोकसभा इलेक्शन में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है उसमें उसको 4 सीट मिल जाए। अगर वो 4 सीट मिनिमम ले लेती है और मिनिमम 6% वोट उसको मिल जाता है, यानी 4 अलग अलग स्टेट्स में वो इलेक्शन लड़ती है और वो 4 सीट जीत लेती है, या फिर और साथ में उसको इलेक्शन कितना परसेंट वोट मिल जा रहा है टोटल वोट का 6%, तो उसको हम लोग कहते हैं नेशनल पार्टी। ये अंतर क्लियर है? किस क्वेश्चन का आंसर है ये जल्दी चेक करो। D3, D3, वेरी गुड, तो वहां पे D3 मार्क कर दो। और उसके पहले अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, जल्दी चेक करो। हाँ, एग्जाम्पल है और ये डिफरेंस हो गया। एग्जाम्पल ऊपर में था इसी पेज पे, है ना। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। जिसका कैमरा ऑन है बाबू, हम, यस, अभी डू यू नो में अभी पढ़े ना, डू यू नो में, और ऊपर में एग्जाम्पल है,
ऊपर में एग्जाम्पल है नेशनल पार्टी का एंड रीजनल पार्टी का, दोनों का एग्जाम्पल है। जैसे कांग्रेस पार्टी या भाजपा, कौन सी पार्टी है? हाँ, तो ये कौन सी पार्टी है, नेशनल है या रीजनल है? नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वेरी गुड। एंड शिरोमणि अकाली दल पंजाब में है ना, शिरोमणि अकाली दल है ना, तो वो रीजनल पार्टी है। ठीक है, ओके। बहुजन समाज पार्टी ये सब जो है जो स्टेट लेवल में है, तो वो सब रीजनल पार्टी है। एंड नेशनल पार्टी एक से ज्यादा 4 स्टेट में इलेक्शन लड़के वो सीट ले रही है या टोटल वोट का कम से कम 6% वोट मिल रहा है। ओके, अब कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। जोहा, अनम्यूट। जोहा, जोहरा, अच्छा जोहरा है और हाँ ठीक है जोहरा पढ़ो। ओके, अंडरलाइन करो इसको। इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस, ऑटोनोमस यानी फ्री। ठीक है, ऑटोनोमस को अंडरलाइन कर दो एंड इलेक्शन कमीशन को अंडरलाइन करो। ऑटोनोमस बॉडी है हमारे कंट्री में जिसका काम है इलेक्शन करवाना। तो कब इलेक्शन होगा, किस स्टेट में होगा, कितने कितने चरण में होगा, कितना उसमें टाइम लगेगा, ये सारा डिसीजन फ्रीली लिया जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन 5 स्टेट्स का इलेक्शन घोषित किया है ना, तो और उसमें साथ में ये कंडीशन भी बताया है कि अभी कोई भी नेता खुद से जाके 5 से ज्यादा लोग जाके अभी कैंपेन नहीं करेंगे और ऑनलाइन कैंपेन सिर्फ चलेगा अभी। ये कंडीशन अभी डाला हुआ है ना कोरोना का नंबर्स देखते हुए। ओके, ओके आगे पढ़ो। अंडरलाइन कर दो इसको, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फुल फॉर्म को अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन दिस ऑल्सो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम लोग हैं। क्यों लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? क्योंकि हमारी सेकंड पॉपुलेशन है ना, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं है ना, है ना। तो लार्जेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कौन हो गए? हम लोग हो गए, यानी इंडिया। अंडरलाइन कर दो इसको। ओके, आगे पढ़ो। एक मिनट बाबू, एक मिनट, ये फॉरगन नहीं है, फॉरेन है। जैसे 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 वर्ड बोलते हैं ना, फॉरेन आओ यानी तुरंत आओ, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है, फॉरेन। हम्म, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट अंडरलाइन करो इसको। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट किसको बोलते हैं? जो निर्माण करे, बनाए, है ना, यानी निर्माता। फॉरेन पॉलिसी के निर्माता बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू को, अंडरलाइन कर दो। आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ओके, ओके, बस बस जोरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। ओके, अनुप्रिया अनम्यूट। रीजनल कॉपरेशन, कॉपरेशन।
alignment, non alignment. Mm-hmm. 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 Okay. Mm-hmm. 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 ठीक है, वेरी गुड। बोलो। Mm-hmm. पंचशील, पंचशील। Mm-hmm. Territorial integrity, sovereignty यानी संप्रभुता, यानी अपना शासन। ठीक है। हम्म। 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 ओके। ओके। तो जवाहरलाल नेहरू को हमारे आर्किटेक्ट कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी का। इसमें पंचशील, पांच काम जो इंडिया करेगा या जिसको वो मानेगा, उसमें क्या है? नन एग्रेशन, किसी पे भी आक्रमण नहीं करेगा इंडिया। म्यूचुअल कॉपरेशन रखेगा एक दूसरी कंट्रीज के साथ। नेबरिंग कंट्री के साथ जो होगा कॉपरेशन का रिलेशनशिप होगा। हम लोग दूसरी की कंट्री की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, यानी उस पर अटैक नहीं करेंगे, उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। कॉपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये सारा पंचशील में ये पॉलिसीज यूज की गई। इसके अलावा क्या था कि वर्ल्ड जिस समय हम लोग आजाद हुए थे, वर्ल्ड जो है दो पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है। एक पार्ट को लीड कर रहा था, कोल्ड वॉर का नाम सुने होंगे तुम लोग, अमेरिका एंड आर यूएसएसआर, है ना। उस समय का रशिया जो था, यूनाइटेड नेशंस, रशिया, हाँ, रशिया जो बाद में टूट गया 1991 में, उस समय में वो यूएसएसआर था। तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब जो कंट्रीज बाद में टूट के अलग हो गई, वो उसी का पार्ट थी पहले। ठीक है। तो उस समय ये दोनों कंट्रीज जो है, इसमें दोनों के बीच का झगड़ा क्या था? अमेरिका प्रोडक्शन पे, कैपिटलिज्म पे फोकस करता था, यानी फ्री मार्केट होना चाहिए। कंज्यूमर की डिमांड किस चीज के, उसी हिसाब से सप्लाई होगी, उसी हिसाब से प्रोडक्शन होगा। प्राइस जो दो, डिमांड और सप्लाई का जो आपस में रिलेशन है, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा। ये कंज्यूमरिज्म का मामला था, फ्री मार्केट, जो कि अमेरिका उसको लीड कर रहा था। दूसरी तरफ यूएसएसआर था, रशिया, जो कि अब टूट के रशिया हो गया है, और चाइना भी उसी को फॉलो करता है। इनका कहना क्या था कि जितनी प्रॉपर्टी है, जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट का अधिकार होगा, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस चीज का प्रोडक्शन होगा, उसका प्राइस क्या होगा, यानी हर एक चीज कैसे प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, उसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानी फ्री प्रॉपर्टी का राइट लोगों का नहीं होता है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, देश की होती है। क्लियर है? इसीलिए तुम लोग अगर अगर देखे होगे, वर्ल्ड में किसी भी दूसरी कंट्री का न्यूज कोरोना से रिलेटेड एकदम आराम से बाहर आ जाता है, लेकिन चाइना की का जो न्यूज है, कभी भी उसके किसी चैनल से, टीवी के से या पेपर से नहीं आता है। उसको वो लोग छुपाते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को फ्रीडम ही नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में मीडिया में एक शब्द भी बोल पाए। उनको फ्रीडम ही नहीं है। क्लियर है? तो इंडिया उस समय पॉलिसी अडॉप्ट किया कि वो नन अलाइनमेंट की पॉलिसी मानेगा, यानी न तो वो यूएसए के साथ जाएगा, कैपिटलिज्म के साथ जाएगा, ठीक है, और न वो कम्युनिज्म के साथ जाएगा। वो दोनों दोनों का ही फायदा लेगा, दोनों दोनों को यूज करेगा। तो इस तरह से फिर हम लोग और क्या देखें कि जो पॉलिसीज है इंडिया, ठीक है, वो जो तुम्हारे बुक के लास्ट पेज में वो दिया हुआ है, उसका वन वन लाइन का एक्सप्लेनेशन आज तुम लोग को निकालना है बुक अपने गूगल से। ठीक है, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, आखिर उसका मीनिंग क्या है, और उसको तुम लोग को प्रिपेयर करना है। क्लियर है? ओके। अब
लास्ट टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी चेक करो। कौन सा बाबू? E3। ओके ओके, E3 है तो आंसर मिल गया तुम लोगों को, क्लियर आंसर पता है कहाँ मिल गया? ओके, क्वेश्चन क्या पढ़ के सुनाओ पहले। ओके, तो 5 मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज मेन फॉरेन पॉलिसी है, तो इसमें से ऊपर में से जो भी 5 तुमको लगे इजिली याद हो जाएगा वो उसको लिख लोगे, और उसका एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। क्लियर? ऊपर में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, जैसे इंपेरियलिस्ट, इंडिया विल नॉट गो फॉर इंपेरियलिस्ट कंट्रीज, है ना, इंपेरियलिस्ट को वो नहीं सपोर्ट करेगा। तो ये सारा एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन तुम लोग को सर्च करके निकालना है गूगल से। दिस इज योर वर्क फॉर टुडे। क्लियर? ओके, अब ये बताओ कौन सा क्वेश्चन बच गया है। चैप्टर 15 D4 क्या क्वेश्चन है, पढ़ के सुनाओ। इवन नाउ, ये हम लोग कहीं पे मार्क किए थे इवन नाउ में, जैसे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, ये इवन नाउ में हम लोग मार्क किए थे। किस पेज नंबर पे, कौन बताएगा, मैसेज करके बताओ। ओके, बहुत सारे बच्चे हाथ उठाए, ठीक है। कविश, कविश, ओके, वेयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कहाँ पे इसका आंसर? 179। क्या है आंसर, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ आंसर। हम्म, 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 ठीक है, ठीक है। और कोई के और कहीं पे डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर है? आई कैन रिकॉल कि ये लाइन हम लोग बिल्कुल अंडरलाइन किए हुए कि कौन सी प्रॉब्लम आज तक कंटिन्यू कर रही है। कोई और बताएगा इस आंसर को? वैश्वी, डू यू वांट टू आंसर? अनम्यूट। वैश्वी सागर वही था। अच्छा ठीक है, तो सारे लोग मार्क कर लिए आंसर, सारे लोग मार्क कर लिए आंसर। ओके ओके, कोई और क्वेश्चन छूटा? कोई और भी क्वेश्चन बचा हुआ है? अब चेक करो। E4। ओके, क्या है क्वेश्चन? ओके, क्या है क्वेश्चन E4, पढ़ के सुनाओ। ओके, तो ये लास्ट पेज पे है। इंडिया विज, ये हम लोग ये हैव, तो इसका हेडिंग क्लियर दिया हुआ है ना, इसमें से आंसर निकल जाएगा। ये हम लोग अभी फिनिश किए या नहीं किए हैं? चलो, तो पहले हम लोग इसको फिनिश कर लेते तो हम लोग को लास्ट आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। श्रेया, श्रेया अनम्यूट। ओके। हम्म, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक अंडरलाइन करो, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक।
हम्म। ओके, तो यानी अभी ये जो लाइन दिया हुआ है, इग्नाइटेड इग्नाइटेड एंड इनलाइटेंड माइंड ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, इसको ऊपर में लिख के, ऊपर से जहां से वो लाइन थी ना, एजुकेशन, है ना, एम्प्लॉयमेंट, वो वहां से वो लाइन लेके इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। कौन सी लाइन थी श्रेया, फिर से एक ऊपर से बताओ कहां से हमारा आंसर होगा। ओके, ऊपर का ठीक है, ऊपर से पढ़ना शुरू करो, हम बताते हैं कहां से पैराग्राफ पैराग्राफ स्टार्ट होगा तुम्हारा। हम्म। ओके, इंडिया शुड इमर्ज, इट इज ड्रीम ऑफ ऑल इंडियंस, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो। ठीक है, यहां से आगे पढ़ो। हम्म। 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 ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट स्टार्ट करके ये अभी ऊपर में करवाए थे बाबू, अभी ऊपर में करवाए थे, इट वॉज द ड्रीम ऑफ ऑल इंडियंस वहां पे। अच्छा ठीक है, इमर्स से करवाए थे, इंडिया शुड इमर्स, ठीक है, वहां से ब्रैकेट डाल दो। कौन सा आंसर है ये, E4। ओके, ई E4 का आंसर है ये। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखो, इंडिया इमर्ज तभी होगा, है ना, इंडिया वाइब्रेंट एंड डायनेमिक तभी होगा, वाइब्रेंट यानी उसमें चेंज एकदम पॉजिटिवली चेंज आ रहा है, वो मल्टी डायमेंशनल एरिया में ग्रो कर रहा है, वो तभी होगा जब एजुकेशन के हर एक लेवल पे हम लोग फोकस करेंगे, काम करेंगे, टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्शन भी होगा, इनोवेशन भी होगा। वो जब होगा तो हम लोग जो अपनी कंट्रीज की प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे, और इंडिया इमर्स्ड होगा, क्योंकि यहाँ का इंडियन जो है वो एजुकेशन के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू, वो क्या होगा, इनलाइटेंड होगा, उसका दिमाग जो है उसमें रोशनी आ जाए, क्योंकि जब हम रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, हमको चीजें नजर आने लगती है ना, तो वैसे इंडियन माइंड इग्नाइटेड भी होगा और इनलाइटन भी होगा, उससे क्या होगा कि हर एक इंसान इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करेगा और उसके वजह से हमारी कंट्री ग्रो करेगी। क्लियर है, तो आज हम लोग का चैप्टर यहाँ पे हम लोग ओवर हो गया, सारा क्वेश्चन आंसर्स मार्क हो गया। कल हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर्स के मार्किंग की रिकॉर्डिंग बना लेंगे, कल तुम लोग हमको कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर पे किस पैराग्राफ पे वो बता दोगे, या फिर हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि क्वेश्चन D और E लिखा हुआ शेयर करते हैं ग्रुप में, और ABC का हम लोग वीडियो बना लें। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि शेयर किया हुआ पे ज्यादा इजी रहेगा, हर एक को जहां भी प्रॉब्लम होगी उसके आंसर्स को ढूंढने में, है ना। तो कल का टाइम दे रहे हैं, कल आंसर शेयर होगा ग्रुप में। ओके, तो आज का टाइम है तुम लोग का, कॉपी में जो जितने बच्चे हैं क्वेश्चन आंसर हो चुका है वो बना लो, जिसकी राइटिंग अच्छी लगी, अच्छे से लिखे हुए होगे, उसकी कॉपी हम देख के कल शेयर करवा देंगे ग्रुप में। ओके, ठीक है ना, चलो, तो हम लोग की क्लास आज ओवर हो रही है, ठीक है।